स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी को टॉपिक दिख पा रहा होगा कि उत्तराखंड इतिहास का सीरीज़ चल रहा है, इसमें हम ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है प्राचीन काल, ठीक है? उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल को मुख्यतः हम देखते हैं कि या फिर ऐतिहासिक काल जनरली 3 भागों में बाँटा जाता है, ठीक है? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन काल। तो प्राचीन काल को लेकर के उत्तराखंड में पढ़ने का जो एक ओवरव्यू है उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी जो एक हिस्ट्री रही है अपने आप में, वो क्या-क्या चीज़ें अपने आप में लेकर के आती है, क्या-क्या चीज़ें आपको मेनली पढ़नी होती हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको भी बीच-बीच में बताया जाएगा। तो प्राचीन काल में आप देखेंगे कि उत्तराखंड में भी उत्तराखंड का भी एक जो है इतिहास रहा है, जिसमें बहुत सारी शक्तियों ने यहाँ पे राज्य किया है, ठीक है? तो अलग-अलग जो शक्तियाँ थीं, जिसमें हम अलग-अलग राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे जो मेन है, वो है कुडिंद राजवंश। तो यहाँ पे आपको सभी को स्लाइड में दिख रहा होगा। 1 मिनट। पैन वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। चलिए कोई नहीं, सभी को दिख रहा होगा ना? तो देखिए कुडिंद राजवंश के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमने क्या बताया कि अलग-अलग शक्तियों के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। कुडिंद इसलिए क्योंकि यही वो प्रथम राजवंश था जो सबसे मुख्य रूप से यहाँ पर उभरा और इसी को ही राजनैतिक राजवंश मतलब राजनीतिक शक्ति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये वही वंश था जो मतलब मेनली हमको पढ़ना होगा। ठीक है? यानी कि ऐतिहासिक काल का अगर हम प्रथम राजवंश बोलें तो वो कौन-सा राजवंश है? कुडिंद राजवंश। ठीक है? और इसीलिए कुडिंद राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम राजनैतिक राजवंश कहा जाता है। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम में आता भी है, अगर मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अगर किसी को स्लाइड नहीं दिख रही है, वो लेफ्ट होके दोबारा जॉइन हो सकते हैं, क्योंकि स्लाइड यहाँ से सही है, बाकी लोगों को भी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट हमने क्या बताया आपको कि उत्तराखंड का अगर प्रथम राजनैतिक राजवंश की बात करेंगे तो वो कुडिंद राजवंश है, ठीक है? इसका जो टाइम पीरियड है इतना तो ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि थोड़ा-सा अलग-अलग टाइम पीरियड हो सकता है, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं जनरली तो उसको हम किस भाग में बाँटते हैं? 600 ईसा पूर्व के बाद का समय, है ना? तो इसमें क्या लिया गया है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का समय, ठीक है? तो जनरली इसमें हम इतना मतभेद नहीं करेंगे। सबसे पहली शक्ति है वो यही है, उत्तराखंड में राज करने वाली यही है। उसके बाद कुडिंद के आगे जाएँगे तो आपको दिख रहा होगा ऊपर कि शक राज ने यहाँ पे राज करा, फिर कुषाण आए, यौधेय आए, नाग आए, मौखरी, ठीक है? ब्रह्मपुर, पौरव, इस तरीके से इनकी भी शासन व्यवस्था को हम पढ़ेंगे। तो सबसे मेनली जो यहाँ पे पढ़ने वाली चीज़ है, वो क्या है आपकी कुडिंद राजवंश, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के समानांतर तराई भागों में भी अलग-अलग जो थे राजवंशों ने राज करा, जैसे मैंने बताया शक थे, कुषाण थे, यौधेय थे, है ना? मतलब ये भी छोटी-छोटी शक्तियाँ जो थी उभर के सामने आने लगी। फिर इसी तरीके से मौखरी राजवंश आया, इसका संबंध हर्षवर्धन से कैसे जुड़ा वो जब हम ये पढ़ेंगे तो आगे जानेंगे। फिर उसके बाद एक सबसे मेन है यहाँ पे पौरव राज, ठीक है? ये आपको मेनली अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो पौरव राजवंश है, यहाँ से आपकी प्रशासनिक व्यवस्था और किस रूप में क्या रही, उसके भी बारे में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो कुडिंद में हम आते हैं तो देखिए किसी भी इतिहास को पढ़ने के लिए उस हमें क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि उसका स्रोत क्या है, ठीक है? तो बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि हम इसमें देखेंगे पुरातात्विक स्रोत हो सकता है, ठीक है? साहित्यिक स्रोत हो सकता है आपका, तो पुरातात्विक स्रोत में ही आपके अभिलेख आ जाएँगे, मुद्राएँ आ जाएँगे, ठीक है? तो अगर जो कुडिंद शासन है, इसके इतिहास का जो मुख्य स्रोत है वो इनकी मुद्राएँ हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए मुद्राओं से ही स्पष्ट होता है, जब यहाँ पे मुद्राएँ मिली, तो उससे ही स्पष्ट होता है कि मतलब यहाँ पे ये शक्ति थी, तभी ये मुद्राएँ उस समय प्रचलन में थीं, ठीक है? तो ये एक सटीक प्रूफ बन जाता है हमारे लिए। उसके साथ-साथ हम कुछ ऐसे भी साहित्यिक स्रोत के बारे में भी पढ़ेंगे कि जैसे इसका जो ज़िक्र है महाभारत में भी किया गया है, ठीक है? इस तरीके से और किस-किस साहित्य में किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, तो पहला है परिचय। तो यहाँ को देखिए इसे कुलिंद या पुलिंद भी कहा जाता है। कुडिंद एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जंगली।
ठीक है, संस्कृत में इसको जंगली मतलब डोनेट करा गया है, लेकिन वैसे बेसिकली अगर कुलीन का अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब होता है कुलीन ब्राह्मण। ठीक है, इसका जो भौगोलिक विस्तार था ये है सतलज नदी से अलकनंदा नदी तक। ठीक है, राजधानी देखिए इनकी प्रमुख अलग-अलग राजधानी रही, मतलब कि जैसे अलग-अलग राजाओं ने अपने-अपने टाइम पे अलग-अलग जो थी राजधानी बनाई। तो सबसे पहले सुबाहुपुर यानी कि श्रीनगर देखने को मिलता है हमें इनकी राजधानी, ठीक है? फिर उसके बाद कालकूट यानी कालसी वाला क्षेत्र और फिर शत्रुघ्न नगर। ठीक है। अगर आप पिछली क्लासेस आपने ली होंगी तो जैसे एक कहते हैं ना अभारतीय साहित्य होता है हमारा, यानी कि जो विदेशी साहित्य, विदेशी जो यात्री यहाँ पर आते हैं भ्रमण के लिए, उन्होंने कुछ देखा और उन्होंने अपने साहित्य में यानी अपनी रचनाओं में यहाँ का कुछ वर्णन करा। जैसे कि ह्वेन सांग की रचना थी ना सी यू की, ये शायद आपने पिछली क्लास में पढ़ा हो। तो इसमें ये चीनी यात्री थे, जब ये यहाँ आते हैं उत्तराखंड को तो ये 3 भागों में विभक्त बताते हैं कि एक बड़ा-सा क्षेत्र है जिसमें 3 भागों में इसको डिवाइड करा गया है, ठीक है? तो एक बड़ा-सा क्षेत्र को इन्होंने ब्रह्मपुर नाम दिया, ठीक है? इसके नीचे वाले क्षेत्र को गोविशाण नाम दिया और ये पहले के एग्ज़ाम में बहुत आता था ना ये गोविशाण, ये किसका नाम होता था? काशीपुर का, ठीक है? जो कि उत्तराखंड के तराई भाग में यहाँ पे उत्तम सिंह नगर में स्थित है। फिर उसके बाद एक था शत्रुघ्न नगर, मतलब उत्तरकाशी और हिमालय के बीच के क्षेत्र को शत्रुघ्न नगर यहाँ पे बताया गया है। और क्या है इसमें देखिए, तो ये आपको राजधानी ध्यान में रखनी है कि राजधानी इनकी कहाँ-कहाँ रही। सुबाहुपुर रही, कालकूट रही यानी कालसी देहरादून का क्षेत्र और शत्रुघ्न नगर। उसके साथ कि ये किस धर्म को मानते थे, तो ये शिव भक्त थे, ठीक है? इनके प्रमुख देवता भगवान शिव थे। फिर देखिए और भी कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं जैसे साहित्यिक स्रोत, ठीक है? साहित्य यानी कि किसी साहित्य में इसका वर्णन जो मिलता है, वही साहित्यिक स्रोत कहलाता है, लिखा हुआ, है ना? जैसे कि महाभारत के वन पर्व में इसका ज़िक्र है, ठीक है? सभा पर्व में, भीष्म पर्व में, मतलब जो कुड़िंद राज है, इसके बारे में इसका ज़िक्र मिलता है और कुड़िंदों का ही एक राजा था, कौन? सुबाहु, ठीक है? इसके बारे में भी यहाँ पे ज़िक्र मिलता है। तो अगर सिंपल से क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कि इनके जो राजधानी थी वो निम्नलिखित में से कौन-सी नहीं रही, ठीक है? या कौन-सी रही, तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो ये सुबाहु है, ये काफ़ी प्रचलित वो फ़ेमस नाम था, है ना? कुड़िंद वंश में, तो इसको मत भूलिएगा कि जो सुबाहु राजा था, वो आपका कुड़िंद वंश से संबंधित था, ठीक है? और इनका ज़िक्र जैसे जो युद्ध हुआ था ना ये महाभारत में जो हम देखते हैं, तो ये पांडवों के साथी थे, कौन? सुबाहु, ठीक है? फिर उसके बाद मौर्य और शुंग वंश कुड़िंदों के समकालीन थे। मैंने बताया ना जैसे मान लीजिए पूरा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक जो शक्ति है वो राज कर रही है, कौन-सी? कुड़िंद, है ना? इसी के पैरेलल हम देखेंगे कि और भी बहुत सारी शक्तियाँ किसी-किसी क्षेत्र में उभर कर सामने आई, ठीक है? लेकिन अगर हम भारत के एस्पेक्ट में देखेंगे तो मौर्य और शुंग वंश के समकालीन था। यानी भारत में अगर मौर्य शासन कर रहे थे तो उत्तराखंड में कौन कर रहे थे? कुड़िंद, ठीक है? पैरेलल चल रहा था ये। इसके साथ-साथ ये मुख्यतः उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर भी शासन कर रहे थे। अब देखिए शिलालेख की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो कालसी शिलालेख ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो कालसी शिलालेख किस किस राजा का है, ठीक है? यहाँ से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। तो जो शिलालेख, मुद्राएँ ये सब किसमें आते हैं? पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, इतना आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कालसी अभिलेख की, तो जो कालसी अभिलेख है, किस राजा का है? ठीक है? अशोक, अपने मौर्य वंश का ये राजा है, नाम सुना होगा। तो अशोक कालीन ये जो है शिलालेख है। इसमें मेन क्या फैक्टर है कि देखिए अशोक द्वारा टोंस और यमुना नदी के तट पर इस शिलालेख की स्थापना करी गई थी, ठीक है? और सबसे पहले इसको किसने खोजा था? तो 1860 में जॉन फॉरेस्ट द्वारा इसको खोजा गया था, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में आया है। कालसी जो अभिलेख है इस इस पॉइंट से मतलब इस पैराग्राफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ से क्या याद रखना है आपको कि ये कहाँ पर है? तो ये आपका चकराता देहरादून में स्थित है, ठीक है? कहाँ पर किस नदियों के संगम पर है? तो टोंस और यमुना नदी के। और किसका है ये अभिलेख? तो अशोक का है, ठीक है? कितना पुराना है? तो 257 ईसा पूर्व,
ठीक है, अब मेन जो बात है वो यहाँ पर भी आकर के आपको ध्यान में रखनी है। जो शिलालेख है इसकी भाषा और इसकी लिपि क्या है। ठीक है, तो इसकी भाषा है पाली भाषा और इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए इस जो अभिलेख में ये बताया गया है कि अशोक द्वारा इस क्षेत्र को मतलब क्या कहा गया है, इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है, और जो यहाँ पे निवास करने वाले लोग थे, है ना, यानी कि निवासी, उनको पुलिंद कहा गया है। तो ये भी दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं कि निवासी को पुलिंद और क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। किसमें? कालसी अभिलेख में। ठीक है, खोज किसने करी? जॉन फॉरेस्ट ने करी 1860 में। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट है, इसमें लिखा नहीं है, जैसे कि इस अभिलेख में जो अशोक की हम बात कर रहे हैं ना, अशोक का शिलालेख है, तो अशोक को एक उपाधि भी दी गई है। कौन सी? प्रियदर्शनी। तो प्रियदर्शनी उपाधि का जो प्रयोग है वो इस अभिलेख में हुआ है। ठीक है, और यहाँ से और भी कई चीजें हैं, जैसे कि जो बुद्ध के सिद्धांत हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम इसका मुख्य विषय बोलें कालसी अभिलेख का, तो वो है चिकित्सा व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था के भी बारे में बताया गया है, और इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कालसी अभिलेख से। उसके बाद हम आगे आते हैं तो सिक्के। तो देखिए सिक्के भी इस राजवंश के बारे में बताते हैं। ठीक है, यानी कि तांबे और चांदी के सिक्के हमें उनके इतिहास के बारे में बताते हैं। आगे इसके बारे में जो हम मुद्राएं मुद्राएं पढ़ेंगे ना, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे कि किस किस प्रकार के मुद्राएं इस राजवंश से हमें देखने को मिलते हैं। अब कुछ शासकों की बात कर लेते हैं। तो कुड़िंद वंश के शासक, जैसे कि नाम आपने ये तो सुन ही लिया, सुबाहु। ठीक है, इसके साथ साथ अमोघ भूति, ये बहुत फेमस नाम था। ठीक है, और भी बहुत थे, लेकिन इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्हीं दोनों तीनों को आप याद रखें। और जैसे कि हरिदत्त, शिवपालित, शिव रक्षित, ये सब भी थे। ठीक है, जैसे कोई भी राजवंश मान लीजिए स्टार्ट होता है ना, तो उसमें मान लीजिए अगर 100 राजाओं का शासन रहा है, तो उसमें क्या होता है, जरूरी तो नहीं है कि 100 के 100 जो है बहुत ही महान काम करें या सबके सब अच्छे ही हों। तो अगर देखिए जो अमोघ भूति था ना, ऐसा कहा जाता है अमोघ भूति के बाद के जितने भी राजा थे, तो वो उतना अच्छा कार्यभार नहीं संभाल पाए, है ना। तो धीरे धीरे जो राजवंश का पतन होता गया, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो शिवपालित हैं ये है शिवदत्त हैं, हरिदत्त हैं, शिवपालित हैं, ऐसे ही छत्रेश्वर हैं, भानु हैं, ये सब अंतिम राजाओं में आते हैं। इनसे पहले अमोघ भूति थे। तो इसके बाद ही जो था धीरे धीरे पतन होने लगा। और फिर आप देखेंगे कि जो अन्य इसकी सीमाएं थी इस क्षेत्र की, वहां पे अलग अलग शक्तियों का उदय होने लगा, है ना। वो फिर पैरेलल चलने लगी, जो हम आगे अभी देखेंगे। तो अमोघ भूति इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, अभी हम मुद्राएं पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनकी भी मुद्राएं थी, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। फिर है अमोघ भूति द्वारा जारी सिक्के एक शासक के रूप में उनकी महानता को प्रमाणित करते हैं। ठीक है, इन्होंने भी सिक्के निकाले थे। और सबसे मेन बात कि इनके सिक्कों में उन्हें कुड़िंदस्य अमोघ भूति महाराजस्य कहा गया है। ठीक है, ये उपाधि इनको दी गई है। तो देखिए ये सिक्कों वाला पार्ट आ गया। तो यहाँ से देखिए कितने प्रकार के सिक्के हमें कुड़िंदों के देखने को मिलते हैं, तो 3 भागों में। ठीक है, पहला है अमोघ भूति प्रकार के सिक्के, दूसरा है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, और तीसरा है छत्तेश्वर, या कहीं कहीं पे छत्तेश्वर भी लिखा होता है। ठीक है, छत्तेश्वर या छत्रेश्वर एक ही चीज है। तो देखिए जो प्रारंभिक मुद्राएं थी ना, वो कैसी मानी जाती है कि वो आपकी ताम्र मुद्राएं थी। ठीक है, तांबे की, और बेसिकली आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। ठीक है, लेकिन इसमें मेन बात क्या थी, जो प्रारंभिक मुद्राएं थी, ठीक है, प्रारंभिक यानी कि जो स्टार्टिंग में चली थी, इसमें क्या था कि शासक के नाम नहीं लिखे होते थे। ठीक है, बेसिक वाले। उसके बाद जब बाद की मुद्राएं आई, तो उसमें क्या होता था कि ब्राह्मी लिपि के साथ साथ खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग होने लगा। ठीक है, और फिर क्या होने लगा, तांबे के साथ साथ कौन सी धातुओं से मुद्राएं बनाने लगी? रजत। ठीक है, सिल्वर। और इसमें एक और मेन बात क्या थी कि शासकों का नाम भी इसमें उत्कीर्ण होने लगा। तो अगर हम परवर्ती मुद्राओं की बात करें तो ये वही हैं। ठीक है, अल्मोड़ा, अमोघभूति और चत्रेश्वर, इसमें हमें राजाओं के नाम देखने को मिलेंगे। तो जो अमोघभूति ने निकाले, क्योंकि अपने आप में ये इस राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, इसने रजत मुद्राएं निकाली, ताम्र मुद्राएं निकाली। ठीक है,
और काफी भारी मात्रा में और भारी सिक्के होते थे ये, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान में रखना है आपको। फिर देखिए अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, ये बेसिकली आपकी ताम्र मुद्राएं ही होती थी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में होती थी। और अगर हम इसमें बात करें कि किन शासकों का नाम वर्णित है, तो उसमें आपको दो तीन नाम याद में रखने हैं, जैसे शिवदत्त, ठीक है, शिवपालित और हरिदत्त, ठीक है, ये दो तीन नाम आप याद रखेंगे इसमें। हालांकि इसमें कहा गया है कि इन सिक्कों में 8 कुड़िंद शासकों का उल्लेख मिलता है, आपको ये दो तीन नाम याद में होने चाहिए कि अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं थी इसमें कौन कौन से शासकों के नाम सामने हमें देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। फिर है, ये मुद्राएं केवल उत्तराखंड में मिली हैं। इनमें से अल्मोड़ा जनपद में मिली 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। इसके बाद कत्यूर घाटी में 54 मुद्राएं मिली हैं। तो ये इतना ध्यान में रखने वाली चीज नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक मिनट में इसको इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग बताइए, समझ में आया ये वाला पार्ट, मतलब ये स्लाइड आपको। और देखिए ये कुछ ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में, इसको देख लेते हैं एक बार कि ये 19वीं 20वीं सदी में कुछ ऐसे सिक्के प्रकाश में आए जिन्हें अगर हम कुलिंदों से संबंधित ये पाए जाते हैं। और वर्तमान में अल्मोड़ा प्रकार के कुल 58 सिक्के प्रकाश में आए। ऐसा प्रतीत होता है कि अमोघ भूति के उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए तथा मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों में आकर शासन करने लगे, तभी अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के चलाए गए। ठीक है, ये वाली बात याद में रखना, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो अमोघ भूति थे सबसे शक्तिशाली जो राजा थे, ठीक है, और मिडिल राजा थे ये, वैसे है ना, कुड़िंदों में पहले 5-6 आए, उसके बाद अमोघभूति आए और लास्ट में ये शिवदत्त हरिदत्त इस प्रकार के आए। तो फिर क्योंकि उत्तराधिकारी कमजोर थे, तो क्या होता है, ये मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों में आकर शासन करने लगे और तब इन्होंने अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिसमें ये दो तीन के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक हो गया, तो यहाँ से बेसिकली यही सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रथम प्रकार, तो शासक शिवदत्त हरिदत्त के सिक्कों को रखा गया है। इन सिक्कों में मुख्य भाग के मध्य में एक चिन्ह मिलता है जिसके चारों ओर ब्राह्मी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। द्वितीय प्रकार, इसमें शिवपालित के सिक्कों को रखा गया है। तीसरे में विजय भूति और चौथे में शिव रक्षित, यानी कि ये जो ऊपर के नाम है ना, तो इसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ राजाओं के नाम ध्यान में रख सकते हैं जो अल्मोड़ा प्रकार में है। ठीक है, अब आते हैं छत्तेश्वर या चत्तेश्वर। तो ये देखिए बेसिकली आपका जो देहरादून वाला क्षेत्र है, बेहद क्षेत्र, वहां से ये प्राप्त करी गई हैं। यहाँ पे ताम्र मुद्राएं मिली हैं ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, यही दो तीन यहाँ पे ध्यान में रखने वाली हैं, एक बार इस स्लाइड में देख लेते हैं। तो देखिए भगवान शिव और वृक्ष की छवियों वाले तांबे के सिक्के थे ये। माना जाता है कि ये सिक्के भगवान शिव यानी छत्तेश्वर को समर्पित है, इसीलिए ये नाम पड़ गया। उसके बाद कुछ कुलिंद शासकों ने कुड़िंदों की सत्ता को समाप्त करके पुनः मैदानी क्षेत्रों को पा लिया, तभी इस विजय के उपलक्ष्य में चत्तेश्वर जो थे सिक्के निर्मित किए गए। ठीक है, फिर है कुषाण के शासनकाल में भी कुड़िंदों की स्वतंत्र सत्ता थी। ठीक है, जैसे जो मैदानी थे ना, अभी आप आगे के स्लाइड में देखेंगे कि कुड़िन तो थे ही थे, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कभी शक आ जाते हैं, उसके बाद कुषाण आ जाते हैं, तो इस प्रकार से इनकी, लेकिन कुड़िंदों की स्वतंत्र सत्ता चलती रहती है। ठीक है, इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, ये जो छत्तेश्वर हम पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले हमने अल्मोड़ा पढ़ा, तो इसमें एक पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं, क्योंकि जो मैदानी भाग थे ना, क्योंकि ऊपर में जो थी वो तो चीजें चल रही थी, कुड़िंद जो थे, और अमुभूति प्रकार के सिक्के चल रहे थे, ठीक है, लेकिन जो तराई वाला क्षेत्र था उसमें कौन आ जाते हैं, शक आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि जो राजा थे अमुभूति के बाद वो कमजोर हो जाते हैं, तो वो ऊपर के भागों में चले जाते हैं, है ना, तो इसकी कहानी ये थी। एक पॉइंट इसको भी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। इसीलिए बेसिकली ऊपर पहाड़ी मैदानी से पहाड़ी भागों में जाने का रीजन यही था कि यहाँ पे अन्य शक्तियां मैदानी भागों में आ जाती हैं, जैसे शक आ जाते हैं, शक के बाद फिर कुषाण आ जाते हैं, इस तरीके से। तो जब ये छत्तीसवें प्रकार की हम मुद्राएं पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हम क्या देखेंगे कि कुषाणों के, अब देखिए शक के बाद कौन आते हैं मैदानी क्षेत्रों में, कुषाण। ठीक है। तो कुषाण के शासनकाल में जो कुड़िंद थे वो तो अपनी ऊपर स्वतंत्र सत्ता इनकी स्थापित थी, लेकिन जो ये कुषाण थे, इनकी महती शक्ति के समक्ष कुरिंदों को अपने पर्वतीय इलाकों में ही संतुष्ट रहना पड़ा। ठीक है। स्टोरी शायद अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि ये जो पूरा ऊपर का पर्वतीय क्षेत्र था, यहाँ पे कुषाण तो थे ही, पहले तो पूरा इन पे कुषाणों का ही राज्य था, ठीक है, राज था। लेकिन जब ये मैदानी भागों में अलग अलग शक्तियां पनपने लगती हैं, ठीक प्रकार से शासन नहीं चलता है अमुभूति के बाद, तो क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो आई होप ये वाली पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, कि जो पर्वतीय इलाके थे यहाँ पे कौन शक्तिशाली थे, कुरिन तो थे ही, लेकिन कुषाण नीचे वाले पार्ट में आ जाते हैं मैदानी क्षेत्रों में। फिर है कुषाण सम्राट कनिष्क। कनिष्क कौन था, एक महान कुषाण सम्राट था। ठीक है। तो कनिष्क प्रथम के परिवार को मध्य हिमालय के तराई प्रदेश पर अधिकार करने का श्रेय यहाँ पे दिया गया है। फिर है उत्तराखंड में कुषाण मुद्राओं से प्राप्त होने से ज्ञात होता है कि कुड़िंद के मैदानी भाग कुषाण के अधिकार में भी चले गए थे। ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है, एक बार बताइए। उसके बाद मध्य हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में भी जो कुड़िंद थे वो अपना स्वतंत्र राज चला रहे थे। कुषाण सत्ता अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकी और मैदानी क्षेत्रों में कुड़िंद वंश पुनः स्थापित हो गया। ठीक है। पहले शक आए, फिर कुषाण आए, लेकिन ये जो कुषाण थे इतने शक्तिशाली नहीं रहे, उसके बाद फिर से कुड़िंद का ही स्थायित्व हो जाता है मैदानी क्षेत्रों में भी। ठीक है। फिर है कुड़िंद उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। ये हमने सबसे पहले पढ़ लिया था। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी, कुड़िंद ऐसे करके और भी राजवंशों के आपको नाम दे देगा। फिर है अशोक के कालसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुड़िंद प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे, ये भी हमने देख लिया। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोघभूति था, जिसका अर्थ है कभी न खत्म होने वाला वैभव। ठीक है। ये भी आप लोगों को अब ध्यान में आ गया होगा नाम अमोघभूति। ठीक है, कुड़िंद राजा। अमोघभूति की मृत्यु के बाद उत्तराखंड के मैदानी भागों पर शकों ने अधिकार कर लिया। शकों के बाद तराई वाले भाग में कुषाणों ने अधिकार कर लिया। ठीक है। ये सभी को आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब ये स्टोरी। उसके बाद उत्तराखंड में यौधेयों के शासन में भी प्रमाण मिलते हैं कि इनकी मुद्राएं जौनसार भाबर और लैंसडाउन यानी कि पौड़ी गढ़वाल में भी मिलती हैं। फिर है बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण शीलवर्मन नामक राजा ने किया था। शीलवर्मन को कुछ विद्वान कुड़िन तथा कुछ यौधेय मानते हैं। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि जो शीलवर्मन था ये कुड़िंद राजा था, लेकिन कुछ विद्वान इसको क्या कहते हैं कि ये यौधेय राजा था। तो देखिए ये वाला वो पार्ट था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कि ऊपर वाले इलाकों में पर्वतीय क्षेत्रों में कुड़िंद थे, फिर शक आते हैं। तो प्रथम सदी ईसा पूर्व में अमोघभूति की मृत्यु के बाद क्या होता है कि शकों ने जो मैदानी भाग थे वहां पे प्रवेश करा और अधिकार कर लिया। ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र के शक संवत का जो योग और सूर्य मंदिरों की उत्पत्ति होना चाहिए ये। ठीक है। शकों के अधिकार की पुष्टि करती है, इसको हटा दीजिए, कोई नहीं। फिर है कोसी के पास स्थित कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है। तो कोसी में कौन सा सूर्य मंदिर है, कटारमल सूर्य मंदिर। शकों के उत्तराखंड में निवास की पुष्टि कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा से मिलती है। ठीक है। तो जो शक थे कि ये यहाँ आए, इसकी पुष्टि कौन करता है, यही करता है कटारमल सूर्य मंदिर। ठीक है। उत्तराखंड में भी शक संवत का प्रचलन था। ये कब शुरू करा गया, तो ये कनिष्क के द्वारा शुरू करा गया था 78 ईस्वी में। और कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा कोसी नदी के पास स्थित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो ये था। तो अच्छा देखिए, इस पॉइंट को हम ऐसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं ना, जैसे जो सूर्य मंदिर था ये कटारमल वाला हमने पढ़ा, और तो जो यहाँ पे मंदिरों की उपस्थिति उपस्थिति होना चाहिए इसको। ठीक है।
इसको सही कर लीजिएगा। उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करता है, यानी कि जो मंदिर वगैरह हैं ये जो बताते हैं कि हाँ यहाँ पे एक शक्ति थी शक नाम की, ठीक है। तो इससे जो शक शासक थे उसके बारे में हमें पता चलता है। अब आगे है कृतपुर राज्य। तो यहाँ पे इसको देखते हैं आगे। अच्छा, इसको देखने से पहले, क्योंकि अभी हमने शक के बाद कुषाण पढ़ा ना, तो एक बार कुषाण का भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाली जो आज की क्लास है ये समझ में आ जाएगी। तो देखिए हमने शक पढ़ा, शक के बाद कौन सी शक्ति आती है? कुषाण। तो ये तराई क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लेती है, ठीक है। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र पर ये अधिकार कर लेते हैं और शक युग के सिक्के जैसे वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज, कोटद्वार, गोविषाण, काशीपुर, सुमाड़ी, श्रीनगर से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं और ये सारे प्राचीन नाम भी ध्यान में रखने हैं, सीधे डायरेक्ट ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कि वीरभद्र किस क्षेत्र का नाम था, ठीक है, मोरध्वज किस क्षेत्र का नाम था, इस तरीके से आपको ये इनके प्राचीन नाम याद में रखने हैं। फिर है ये सिक्के कनिष्क यानी सबसे शक्तिशाली कुषाण शासक से संबंधित है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो कनिष्क कौन था? कुषाण शासक था। पतंजलि कनिष्क के दरबार में मुख्य पुजारी थे और खटीमा से कुषाण काल के 7 सिक्के मिलते हैं, ठीक है, जो ये तराई वाला क्षेत्र है। फिर है कुषाण सिक्कों पर नंदी और भगवान शिव की छवियां उत्कीर्ण हैं, ठीक है। फिर कुषाण शासक देखिए शकों के बाद प्रथम सदी के बाद जो थे तराई वाले क्षेत्र पर ये आते हैं। ये सारी कहानी हमने देख ली, इसको भी देख लिया, ठीक है, ये भी वही है। फिर है कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविषाण के टीले से प्राप्त होती है, यानी कि काशीपुर वाले क्षेत्र से। कुषाण कालीन मुद्राओं में शिव और नंदी का चित्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। और तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। खुमाड़ी पौड़ी में एक खेत से बहुत अधिक मात्रा में कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताइए कुड़िंद, शक और कुषाण, ये तीनों चीजें समझ में आई? ठीक है। उसके बाद ये कृतपुर राज्य जो है ये स्टार्ट होगा। यहाँ तक आप सभी लोग बताइए। चलिए ठीक है। तो कृतपुर राज्य पे आते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि पुराणों में वर्णित कूर्म अवतार के कारण इस अंचल का नाम कुमाऊं पड़ा या कुर्मांचल कहा गया, ठीक है। किंतु अर्वाचीन शिलालेख प्राचीन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि कुर्मांचल या कुमाऊं दोनों शब्द बहुत बाद के हैं, ठीक है। सम्राट जो समुद्रगुप्त हैं इनका एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। वो इस प्रांत को कार्तिकेयपुर बताया गया है, ठीक है। जो समुद्रगुप्त है इनका एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, उसमें इस प्रांत को कार्तिकेयपुर भी कहा गया है, ठीक है। अल्मोड़ा जनपद से प्राप्त तालेश्वर ताम्रपत्र में कार्तिकेयपुर और ब्रह्मपुर दोनों का उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तालेश्वर जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उसका उल्लेख मुख्यतः कहाँ पे देखने को मिलता है? तो तालेश्वर। तालेश्वर ताम्रपत्र किस जिले में है? तो अल्मोड़ा में है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर है उत्तराखंड में प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन ताम्रपत्र अभिलेख होने का श्रेय तालेश्वर ताम्रपत्र को ही है, ठीक है। अगर इसको तालेश्वर कर लीजिएगा ये वाला, ठीक है, जो ये हमने देखा। तो अगर सबसे प्राचीन ताम्रपत्र की बात करें तो वो कौन सा है? तालेश्वर ताम्रपत्र है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में केवल कार्तिकेयपुर शब्द आया है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गढ़वाल के ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है और धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कार्तिकेयपुर राज्य के संस्थापक भी कुड़िंद ही थे और करतपुर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित था, ठीक है। तो अगर हम कर्तपुर राज्य की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या देखेंगे कि ये सारा पार्ट जो था इसमें सम्मिलित था। कृतपुर के कुड़िंदों को पराजित कर यहाँ पे नागों ने उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। जो इसके पैडलर ये चल रहे थे कुड़िंद, अब यहाँ पे क्या करते हैं, नाग आते हैं, इनको कुड़िंदों को हराते हैं, फिर नागवंश का यहाँ पे शासन हो जाता है, ठीक है। नागों के बाद कन्नौज के मौखरियों ने उत्तराखंड पर शासन किया, ठीक है। मौखरी वंश भी यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर क्या देखेंगे हम कि मौखरी वंश का अच्छा, मौखरी वंश से रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे भारत में जो गुप्त शासनकाल था, ठीक है, तो जब गुप्त टाइम पीरियड समाप्त हुआ तो यानी कि गुप्त के पतन के बाद
कौन आ गए गुप्त क्षेत्र में? मौखरी वंश आ गया, ठीक है। और मौखरी वंश के संस्थापक कौन हुए? यानी कि जो गुप्त वंश के सामंत थे, है ना, यानी कि गुप्त का जब पतन होने लगा तो कौन आ गए? मौखरी वंश आ गए। फिर उसके बाद जो मौखरी थे उसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज थी, ठीक है। और उत्तराखंड से ये कैसे लिंक हुआ देखिए, जो मौखरी वंश का संस्थापक था, एक नाम आता है राजा हरिवर्मन, ठीक है, या हरिवर्मा। इसी के साथ साथ एक और राजा का नाम आता है ग्रहवर्मा, ठीक है, या ग्रहवर्मन। तो जो ग्रहवर्मन होता है वो सबसे शक्तिशाली अ, मौखरी वंश का क्या होता है? राजा होता है, ठीक है। और जो ग्रहवर्मन का विवाह होता है ना, वो हर्षवर्धन की जो बहन होती है राजश्री, उससे हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है देखिए, बंगाल का एक शासक आता है शशांक, वो क्या करता है? ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। फिर और जो इसकी हर्षवर्धन की जो बहन होती है, यानी कि ग्रहवर्मा की पत्नी राजश्री, उनको वो कैद कर लेता है। कौन? शशांक, जो बंगाल का वो होता है ना शासक। फिर हर्षवर्धन क्या करता है? शशांक की हत्या कर देता है। अब इस प्रकार आप देखेंगे कि जो हर्षवर्धन है वो इसका अधिकार किस पे हो जाएगा? ऑटोमेटिकली मौखरी वंश पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको हर्षवर्धन का नाम भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये स्टोरी थी, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए, मौखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मन था और हर्षवर्धन ने इसकी हत्या करके अपने, अच्छा इसकी हत्या नहीं, इसके पीछे की स्टोरी मैंने बता दी कि जो ग्रहवर्मा था इसकी हत्या कौन करता है, क्योंकि जो कन्नौज था ना वो सबसे शक्तिशाली प्रांत उस समय माना गया था। जो बंगाल का शासक होता है एक शशांक, ठीक है। शशांक आता है और ये ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है, ठीक है। कहीं कहीं पर बुक में इसको ग्रहवर्मा या ग्रहवर्मन भी कहा गया है, ठीक है, दोनों एक ही नाम है, ग्रहवर्मन या ग्रहवर्मा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब ये हर्षवर्धन शशांक की हत्या कर देता है और मौखरी जो साम्राज्य है वो हर्षवर्धन के हाथों में चले जाता है। अब क्या होता है देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आता है हुएनसांग, ठीक है। और वो उत्तराखंड के भ्रमण पर आता है। अब बताइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसने कितने भागों में बांटा उत्तराखंड को, ठीक है। आगे का देखते हैं। कान्यकुब्ज में क्या होता है? वर्धन वंश का अंत हो गया और फिर बाद में मध्य हिमालय में जो ये थे ब्रह्मपुत्र, गोविषाण, ठीक है, तीन क्षेत्र थे ना, ब्रह्मपुत्र, गोविषाण और तीसरा कौन सा था? शत्रुघ्न नगर, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। फिर है ये तीनों जनपद कुलिंद राज से विखंडित होने पर एक लघु अवधि तक किसके हाथों में आ गए? हर्षवर्धन के, ठीक है। तो ये ही एक स्टोरी थी, बस यहाँ तक ध्यान में रखना है आपको। आगे का जो पार्ट है इसको बाद में लिया जाएगा, ठीक है। मौखरी ये वाला, ठीक है। कुषाण उत्तरकाल के बारे में ये हम आगे देखेंगे, इसी में हम ये मौखरी वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।